Assalamualaikum dear students, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the solving a biological problem कि किस तरीके से जो है हम किसी भी biological problem को solve कर सकते हैं. It is the second chapter of biology class 9th. So first of all, what is biological problem? Biological problem हम किसे कहते हैं? Biological problem is the set of the questions to be solved about the natural world. नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम उन्हें सॉल्व करते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल एंड द हेल्थ. ये सारी जो हैं वो क्या होते हैं? इश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेस के ज़रिए, लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स को जो है वो स्टेप वाइज जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं मलेरिया का. मलेरिया जो है एक डिजीज़ है जो कि स्प्रेड होती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से. प्रीवियसली जो है जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस दौर में उसका पता नहीं था, अननोन थी, उसका बिल्कुल पता नहीं था कि ये मलेरिया की डिजीज़ जो है वो क्यों हो रही है. एक्चुअली में मलेरिया जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है. माला मीन्स बेड एंड द एरिया मीन्स द एयर. सो इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले उसका रीज़न जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की ताकि उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकें. सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वन इज़ दी ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज के हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट जो है वो किसी भी नॉलेज की स्टेटमेंट लेते हैं थ्रू दी सेंसेस एंड दी क्वालिटेटिव एंड दी क्वांटिटेटिव रीजनिंग. सो सेंसेस जो हैं वो क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट उस नॉलेज को गेन करते हैं या तो थ्रू दी इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स होते हैं साइंटिफिक, उन टूल्स की मदद से जब वो क्या करते हैं कोई नॉलेज गेन करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन. 1880 के अंदर जो है फ्रेंच फिजिशियन लेवॉन थे जिन्होंने जो है वो मलेरिया के पेशेंट का जो है ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. जब उन्होंने उसके अंदर ऑब्जर्व किया तो उनके अंदर उन्हें एक टिनी क्रिएचर मिला जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म था जिसको उन्होंने जो है वो प्लाज्मोडियम का नाम दिया. सो उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन की तो उसके रिजल्ट में क्या मिला? ऑब्जर्वेशन उन्हें ये मिला कि प्लाज्मोडियम इज़ दी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट. जब उन्होंने पेशेंट का ब्लड सैंपल टेस्ट किया तो उसके अंदर से उन्हें जो है वो प्लाज्मोडियम मिला. तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि मलेरिया के पेशेंट की बॉडी ब्लड के अंदर जो वो क्या है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होती है. सेकेंड स्टेप इज़ दी हाइपोथेसिस. इंटेलिजेंट गेस बाय द साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. जब स्टेटमेंट की फॉर्म में वो कोई इंटेलिजेंट गेस देते हैं किसी भी प्रॉब्लम की तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल है, उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया जाता है और उसको हम सपोर्ट भी कर सकते हैं या उसे फॉल्स भी कर सकते हैं थ्रू दी एक्सपेरिमेंट. अगर एक्सपेरिमेंट हमारा सपोर्टेड होगा तो इसका मतलब है कि जो हमने हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दी थी वो क्या है, करेक्ट है. अगर वो गलत है तो हम क्या करेंगे, उससे दोबारा जो है वो हाइपोथेसिस से जो है वो उसे रिवर्स करेंगे और दोबारा हाइपोथेसिस जो है अलग तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे. सो मलेरिया के केस में जो हमें हाइपोथेसिस मिली वो ये थी कि ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया जो है वो मलेरिया का काज है. हाइपोथेसिस हमें ऑब्जर्वेशन ये मिली कि मलेरिया के पेशेंट के अंदर जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है. और इंटेलिजेंट गेस हमें ये मिली, मतलब हाइपोथेसिस हमें ये मिलती है प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का काज जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है. सो उसके बाद थर्ड स्टेप है जिसे हम कहते हैं रीजनिंग. बायोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसको क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस रीजनिंग प्रोसेस के जरिए उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इस रीजनिंग प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. इंडक्टिव जो होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है. स्पेसिफिक टू जनरल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क्स आल्सो हैव स्केल्स. सो जब स्पेसिफिक की हम बात करें कि शार्क के अंदर स्केल्स हैं तो इसका मतलब है जितनी भी फिशेस हैं उन सब के अंदर भी क्या होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब अगर ऑल फिशेस हैव स्केल्स मींस शार्क्स आल्सो हैव स्केल्स. सो दिस इज द डिडक्टिव रीजनिंग. सो रीजनिंग जो है वो बेस्ड होती है इफ़ एंड देन स्टेटमेंट पे. अगर हम मलेरिया का एग्जांपल लें तो मलेरिया के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इफ़ एंड देन इस तरीके से, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज है तो देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है, असली वजह है मलेरिया की, तो जो भी मलेरिया के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद होगा. तो ये है रीजनिंग.
जो बेस्ड होती है इफ़ एंड देन पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ दी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या होती है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है। हम किसी भी प्रॉब्लम की काज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, जिसके अंदर दो चीज़ें, हम दो ग्रुप्स को लेते हैं। वन इज़ द कंट्रोल ग्रुप एंड सेकेंड इज़ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मलेरिया के केस के अंदर हम कंट्रोल ग्रुप मीन्स द 100 जो है वो हेल्दी पर्सनस के जो हम ब्लड सैंपल लेंगे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि ब्लड सैंपल्स लेंगे 100 पेशेंट्स का। जब इन दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा तो हमें जो उनसे रिजल्ट मिलेगी उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट जो है वो क्या होगी, रिजल्ट इज़ द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमें जो भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाइड हमें रिपोर्ट मिली उसे हम कहते हैं रिजल्ट। इट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेगी। हमें जो हाइपोथेसिस दी थी उसकी बेसिस से हम उसे टच करेंगे कि जो हाइपोथेसिस दी थी और जो हमें रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिली है वो दोनों सेम हैं या नहीं। अगर उन दोनों चीज़ें जो है वो वेरीफाई नहीं होती तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को है जो दोबारा हाइपोथेसिस से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑल द मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर सारे मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है, वेयर इज ब्लड सैंपल्स ऑफ द हेल्दी पर्सन वर फ्री फ्रॉम इट। तो हमें जो है वो रिजल्ट ये मिला कि मलेरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, जबकि हेल्दी पर्सनस के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है, वो फ्री है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जैसे हम कहते हैं कंक्लूजन, जिसके अंदर क्या आता है कि ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड डिटरमाइंड इज रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट से हमें जो भी रिजल्ट्स मिले उन सबको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे ताकि हम हाइपोथेसिस तक पहुंच सकें। कंक्लूजन हमें मलेरिया के केस में ये मिलता है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। कंक्लूजन हमें जो मिलता है वो ये है कि प्लाज्मोडियम ही जो है वो क्या है, मलेरिया का काज है। उसके बाद आते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी इज़ द वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अबाउट नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल जो भी प्रॉब्लम हुई थी, जो भी सिचुएशन है उसको हम क्या करते हैं, जब उसे हम वेल टेस्टेड मेथड के ज़रिए उसे एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी जो है वो क्या करती है, बार बार रिपीट होती है ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए और उसको डेटा कलेक्टिंग के ज़रिए, ताकि हम बार बार उसके एक्सपेरिमेंट्स करके। द लास्ट स्टेज इज़ द लॉ एंड द प्रिंसिपल। साइंटिफिक लॉज इज द कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर। नेचर के अंदर जो भी हमने साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया, उसके अंदर जो भी हमें रीजंस मिले, जो भी हाइपोथेसिस था हमारा, उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने प्रूव किया और जो हमें कंक्लूजन मिला, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी थ्योरी बनती है। उस थ्योरी के बाद जो कांस्टेंट उसका फैक्ट जो हम उसे क्या करेंगे, उसे कंसीडर करते हैं एज अ लॉ। जो हमारे पास लॉ है वो ये है, सोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब अगर हम इस टेबल के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस और दी प्रीवियस नॉलेज। हम पहले प्रीवियस नॉलेज को और रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस को जो है वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, अपना हाइपोथेसिस देंगे। हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग जो है इंडक्टिव भी हो सकती है और डिडक्टिव भी होती है, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल एंड जनरल टू स्पेसिफिक। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसे फाइनलाइज करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा कलेक्शन करके उसकी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो है वो अगर डेटा सपोर्टेड होगी हाइपोथेसिस से तो उसे हम थ्योरी कहेंगे। अगर वो सपोर्टेड नहीं होगी तो हम जो है उसे रिवर्स बैक करेंगे और हम वापस हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे और दोबारा उस मेथड को जो हम दूसरे वे से करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Thank you so much. Listen to me carefully. If you have any question, then feel free to ask me in the comments.